ग्लूकोज फॉर एग्जाम्पल, जैसे का डिफेंस करना, फॉरेन कोई माइक्रोब्स, फॉरेन कोई पार्टिकल अगर बॉडी में इंटर होता है उससे फाइट और कॉम्बैट करते हैं, लड़ते हैं, उनका काम तो नेचुरली वही होता है। पर कभी कभार ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो की मीनिंग होती है अपनी ही बॉडी का ओन इम्यून सिस्टम, खुद हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही इंपॉर्टेंट सेल्स को किल कर सकता है। जैसे हमारा इम्यून सेल अगर बीटा सेल को, छोटी एज में बीटा सेल को किल करे तो यकीनन रिजल्ट ये होगी कि इंसुलिन की प्रोडक्शन, बीटा सेल तो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे हैं, अब इनकी इंसुलिन की प्रोडक्शन जो कम हो जाएगी। ऐसे डिसऑर्डर जो हमारे अपने ही बॉडी सेल्स को डिस्ट्रॉय करे या किल करे, तो ऐसे डिसऑर्डर को हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। जैसे कहते हैं चौकीदार का काम होता है घर की, ऑफिस की हिफाजत करना, उनके मेंबर्स की हिफाजत करना, बट जो टर्न होता है कि अपने घर के मेंबर को किल करे, इसी तरह से इम्यून सिस्टम अपने ही बॉडी सेल को किल करेगा तो यकीनन डिसऑर्डर्स होंगे। बीटा सेल्स उनकी किलिंग हो रही है, उनकी डिस्ट्रक्शन हो रही है, तो यकीनन इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस होगा, लैक ऑफ इंसुलिन। तो इसी वजह से बॉडी के अंदर एक कंडीशन डेवलप होती है, लैक ऑफ इंसुलिन, यानी इंसुलिन की कमी हो जाती है बच्चों में। और बच्चों में जैसे देन ऐसी डायबिटीज होगी जिसे डायबिटीज टाइप 1 कहते हैं। ठीक है, तो डायबिटीज टाइप 1 जो है, बीटा सेल डिस्ट्रॉय होते हैं, कौन करता है? लिम्फोसाइट्स हैं जो इम्यून सिस्टम का कॉन्सिक्वेंस, या क्यों ये इम्यून सिस्टम हमारा जो अपने सेल को डिस्ट्रॉय करता है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। कोई एग्जैक्ट रीजन नहीं होता, बट एचसीबी के अंदर 1 पॉइंट एक रीजन पॉसिबल ये भी हो सकता है कि जैसे वायरस है जिसकी वजह से ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पैदा हो जाता है। हमारा अपना ही इम्यून सिस्टम हमारे ही किल करना शुरू करता है। तो इस तरह से इससे बच्चों की जो ट्रीटमेंट देन होती है, इंसुलिन की इंजेक्शंस दी जाती हैं, क्योंकि इंसुलिन की कमी। कल हमने जो इलस्ट्रेशन में देखा था, इसमें ये हमने देखा था कि अगर टाइप 1 है तो उनमें इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होते, तो देन उनको इंसुलिन की इंजेक्शंस दी जाती हैं। प्रीवियसली इनको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज कहा जाता था, प्रीवियसली, अब नहीं कहते हैं। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज या जुवेनाइल डायबिटीज भी कहते हैं। जुवेनाइल जो है जनरल टर्म में इंग्लिश में भी यूज होता है, मेडिकल साइंसेस में भी यूज होता है। यंग एज, छोटी एज, उसके अंदर कोई डिसऑर्डर डिजीज हो तो उसके लिए जुवेनाइल लफ्ज इस्तेमाल। जुवेनाइल की मीनिंग होती है यंग, वेरी यंग। डायबिटीज होती है जो तकरीबन 4 से 7 या 10 से 14 साल की एज में बच्चों में स्टार्ट होती है, यानी डायबिटीज टाइप 1 होगी वो छोटी एज में होगी। मिडिल एज के लोगों को जो डायबिटीज होती है वो डायबिटीज टाइप 2 होती है। डायबिटीज टाइप 1 जो है छोटी एज की होती है, और इस तरह से उनकी एक मैनेजमेंट की जाती है इंसुलिन इंजेक्शन की मदद से। उसके बाद जैसे डायबिटीज टाइप 2 है, मिडिल एज के लोग अक्सर 30 इयर्स के बाद जो अपीयर होती है मिडिल एज के लोगों में, तो उसे हम कहते हैं डायबिटीज टाइप 2। डायबिटीज टाइप 2 मोर कॉमन टाइप, टाइप की नहीं होती है। टाइप 1 डायबिटीज बहुत ही, उसका जो रेशियो होता है बच्चों में जैसे थोड़ा ही है, टाइप 2 कॉमन है, ज्यादा है, तकरीबन 5% से ज्यादा किया है तो टाइप 2 ज्यादा होती है। जैसे इसके अंदर हमने पढ़ा इंसुलिन के रिसेप्टर होते हैं ना, सेल्स के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं जो प्रोटीन, जो टारगेट सेल होते हैं उन पे रिसेप्टर होता है, बिकॉज जो प्रोटीन हार्मोन होते हैं वो सेल के अंदर इंटर नहीं हो सकते हैं, तो रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं। अगर रिसेप्टर जैसे रिसेप्टर अगर काम करना छोड़ दें, इंसुलिन उधर आएगा, तो देन रिसेप्टर नहीं होगा तो जो ग्लूकोज के चैनल या वो भी ओपन नहीं होगा, ग्लूकोज के चैनल ओपन नहीं होंगे तो ग्लूकोज अपटेक नहीं होगी, तो ग्लूकोज ब्लड के अंदर उनकी कंसंट्रेशन हायर हो जाती है। जैसे हम ऐसे नॉर्मली कहते हैं ना, जैसे लेमन्स एग्जाम, अगर किसी हमें अब रिलेटिव या दोस्त के पास जाते हैं, डेली जाते हैं, नॉक करते हैं, अगर गेट ओपन ना करे तो हम कितनी बार, 2 3 4 बार, फिर कहेंगे यार ये गेट ही ओपन नहीं करता है, फिर जाना ही बंद कर देते हैं।
तो इसी तरह से देन इंसुलिन की प्रोडक्शन बंद हो जाएगी। जब वो कहेगा इंसुलिन, देखिएगा ये मेरा रिसेप्टर ही नहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है देन इंसुलिन की प्रोडक्शन भी स्लोली वो खत्म हो जाती है। बिकॉज उसका मेन रीजन है जिससे इंसुलिन के रिसेप्टर्स हैं वो लॉस उनका हो जाता है। फिर जो डायबिटीज टाइप 2 होती है, ठीक है ना। टारगेट सेल्स लूज इंसुलिन रिसेप्टर, वेरी क्लियर है एचटीवी बुक के अंदर। जो इंसुलिन के टारगेट्स होते हैं वो इंसुलिन के रिसेप्टर्स वो वहां पे खत्म हो जाते हैं। फिर डू नॉट टेक अप ग्लूकोज, जैसे ये हमारे बुक में तो जस्ट जैसे टेक्स्ट होता है, हमने कोशिश की है इलस्ट्रेशन के लिए थोड़ा सा याद कर लें तो याद हो सकता है। टारगेट सेल्स इंसुलिन रिसेप्टर लूज करते हैं, देन ग्लूकोज दाखिल नहीं होगी उस सेल के अंदर। फिर अगर इंसुलिन भी नाराज हो जाएगा कि इंसुलिन प्रोड्यूस लेस एंड लेस, ऐसा ऐसा कम प्रोड्यूस होती जाती है। और किन लोगों की एज में होती है? मिडिल एज। और इसे प्रीवियसली नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज कहते थे। नॉन इंसुलिन क्यों? बिकॉज इंसुलिन तो पहले प्रोड्यूस हो रहे थे पर रिसेप्टर काम नहीं कर रहे थे। टाइप 1 के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा था, पर इसके अंदर जो रिसेप्टर काम नहीं कर रहे थे, जिसे एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज भी कहते हैं। हमारा इनसे काम नहीं है। एक जैसे अक्सर क्वेश्चन होता है, सबके जहन में होता है कि डायबिटीज की ट्रीटमेंट फिर क्यों नहीं है? ट्रीटमेंट इस वजह से नहीं है बिकॉज इंसुलिन के जो रिसेप्टर होते हैं ना, वो रिसेप्टर प्रोटीन के बने होते हैं। हर सेल पे जैसे रिसेप्टर होते हैं, इंसुलिन रिसेप्टर रिसीव करने वाले, ठीक है ना। यही है ना टारगेट सेल इंसुलिन रिसेप्टर, वेरी क्लियर है। जब इंसुलिन रिसेप्टर ही नहीं है तो इंसुलिन को देन वो रिसीव करें तो फिर जो है ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म उस सेल के अंदर रिसेप्टर लॉस हो जाते हैं उनका। तो देन जो जस्ट मैनेज किया जाता है। कैसे मैनेज किया जाता है? 3 चीजों के जरिए थ्रू आउट द लाइफ मैनेज किया जाता है। एक डाइट पे कंट्रोल होना चाहिए, शुगरी फूड्स इस्तेमाल ना किए जाए जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होती है। ऐसे फूड्स को अवॉइड, उससे फूड से अवॉइड किया जाए। कब से फूड्स इस्तेमाल किए जाए जिसमें मिठाइयाँ, केक लोग नहीं खाते जिनको डायबिटीज होती है। नंबर 2, एक्सरसाइज या जैसे वॉक वगैरह लिटिल बिट जो भी प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर साहबान, तो इस तरह की जो एक्सरसाइज कुछ करें, वॉक करें। एक्सरसाइज के जरिए भी इसको थोड़ा सा मैनेज किया जाता है। और तीसरी पॉइंट होती है ओरल एंड इंजेक्शन वाली ड्रग्स इस्तेमाल की जाती है थ्रू आउट लाइफ। बिकॉज ये करेक्ट नहीं हो सकता है, ये इसको जस्ट मैनेज किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। लोग हेल्दी लाइफ पैटर्न पे आ जाते हैं जस्ट अगर ये 3 चीजों के जरिए, अगर 3 चीजों के जरिए इसको रेगुलेटेड किया जाए तो हो सकता है। डाइट पे कंट्रोल, एक्सरसाइज, ड्रग्स पे। नेक्स्ट हम आते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। जैसे अगेन दो टाइप 1 और टाइप 2 का थोड़ा डिफरेंस देख लें। टाइप 1 डायबिटीज जो है उसमें पैंक्रियास को प्रोड्यूस इंसुलिन, क्योंकि बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इंसुलिन नहीं है, रिसेप्टर के लिए मौजूद है पर ये ग्लूकोज इस सेल के अंदर एंटर ही नहीं हो सकते क्योंकि ये ग्लूकोज का चैनल जो क्लोज है। उसके बाद जैसे इंसुलिन के रिसेप्टर जब ये इनके जो लूज हो जाते हैं तो देन यकीनन ग्लूकोज इस सेल के अंदर भी एंटर नहीं हो सकेगी। तो ये डायबिटीज टाइप 2 के अंदर सफिशिएंट जैसे इंसुलिन पड़ी होती है, बाद में आहिस्ता आहिस्ता इंसुलिन का मिकदार भी कम होता जाता है क्योंकि उसके जो रिसेप्टर वर्क नहीं करते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड में आते हैं एंड्रिनल ग्लैंड। लंग्स की टू रीनल रेफर टू किडनी। जैसे अक्सर स्टूडेंट जिसको अडर्नल ग्लैंड कहते हैं, अडर्नल नहीं है, एड्रीनल ग्लैंड। रीनल रेफर्स टू किडनी, रीनल रेफर्स टू किडनी, एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड। किडनी के हर किडनी के टॉप पे एक ग्लैंड होता है जिसका नेम होता है एड्रीनल ग्लैंड। ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी, हर किडनी के टॉप पे एक ग्लैंड है जिसका नेम है एड्रीनल ग्लैंड। ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी ग्लैंड देखा एड्रीनल ग्लैंड। इसका सेक्शन करके बर्दाश्त तो में ऐसे तो करना है, पर जब इसको कट करके सेक्शन करेंगे तो आउटर पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं एड्रीनल कार्टेक्स, और इनर पार्ट होता है उसे एड्रीनल मेडुला कहते हैं। कार्टेक्स हमेशा जो आउटर जोन या रीजन होता है उसके लिए कार्टेक्स लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। मेडुला जो इनर पार्ट होता है उसके मेडुला लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। जैसे किडनी के अंदर आपने पढ़ा हुआ एड्रीनल कार्टेक्स, एड्रीनल मेडुला। तो कार्टेक्स किडनी के अंदर आपने जैसे पढ़ा हुआ आउटर पार्ट रीनल कार्टेक्स, रीनल मेडुला।
कार्टेक्स जनरल टर्म है, जो आउटर पार्ट को रिफ्लेक्ट करता है। मेडुला जनरल टर्म है, इनर पार्ट को, किसी भी आर्गन के इनर पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। किसका का आउटर पार्ट? एड्रिनल ग्लैंड का पोर्शन है। एड्रिनल कार्टेक्स एड्रिनल मेडुला कहते हैं। दोनों एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। एड्रिनल कार्टेक्स की एंडोक्राइन ग्लैंड है, एड्रिनल मेडुला भी अलग से एंडोक्राइन ग्लैंड है। दोनों के अलग अलग हार्मोन होते हैं। दोनों के जो हार्मोन प्रोड्यूस होंगे तो एक दूसरे के ऊपर उनका कोई इफेक्ट नहीं होगा। और जिस तरह से इनकी मैकेनिज्म भी अलग होगी कि हार्मोन किस तरह से रिलीज होते हैं। अगर आपको याद हो एड्रिनल कार्टेक्स कैसे हार्मोन रिलीज करेगा, किसी स्टूडेंट को याद? एड्रिनल कार्टेक्स एग्जैक्टली हाइपोथैलेमस से सीआरएच, हाइपोथैलेमस से सबसे पहले जो ब्रेन के अंदर जैसे हाइपोथैलेमस, वहां से सीआरएच कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, देन पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड कहेंगे कि आप एंटीरियर पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड एंटीरियर पिट्यूटरी, वहां से एसीटीएच रिलीज होगा। एसीटीएच देन जो है एड्रिनल कार्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा। हाइपोथैलेमस से सीआरएच प्रोड्यूस होगा, सीआरएच एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा और एंटीरियर पिट्यूटरी बदले में एसीटीएच प्रोड्यूस करेगा। और एसीटीएच आपने एंटीरियर लोबा पिट्यूटरी ग्लैंड में पढ़ा है, एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। जब वर्ड से जाहिर है एड्रीनो कार्टिको, एड्रीनो रेफर्स टू एड्रिनल, कार्टिको रेफर्स टू कार्टेक्स, एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो यकीनन ये एक मैकेनिज्म होती है, हाइपोथैलेमस से सीआरएच प्रोड्यूस होगा, सीआरएच एंटीरियर लोबा पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, एंटीरियर लोबा पिट्यूटरी ग्लैंड से एसीटीएच प्रोड्यूस होगा और एसीटीएच यू नो वेरी वेल आगे एड्रिनल कार्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा। और देन बदले में एड्रिनल कार्टेक्स के अपने हार्मोन है, 3 हार्मोन्स है एड्रिनल कार्टेक्स के, जिनकी केमिकल नेचर स्टीरॉयड इन नेचर है, जिसमें एक है कार्टिसोल है, कार्टिसोल हार्मोन स्टीरॉयड इन नेचर। नंबर 2 जैसे अल्डोस्टेरोन, और तीसरा जो है अल्डोस्टेरोन, और तीसरा हार्मोन जो है उसका नेम है एंड्रोजेंस। तो 3 हार्मोन्स हैं, ये तीनों जो है स्टीरॉयड इन नेचर होते हैं, तीनों स्टीरॉयड इन नेचर है। 3 ऑफ दीज हार्मोन्स आर स्टीरॉयड इन नेचर। ठीक है, जैसे हमने पहले ही नोट किया है सिंपली के एड्रिनल जो कार्टेक्स सेक्शन के, एड्रिनल कार्टेक्स सेक्शन के जो है स्टीरॉयड इन नेचर होते हैं। एड्रिनल कार्टेक्स हार्मोन जो होते हैं स्टीरॉयड इन नेचर होते हैं, तीनों स्टीरॉयड इन नेचर होते हैं। ठीक है, एक हम इलस्ट्रेशन देखते हैं अभी, जैसे हमने नोट किया है कि फॉर एग्जांपल हाइपोथैलेमस से सीआरएच प्रोड्यूस हुआ, सीआरएच रिलीजिंग हार्मोन किसको स्टिमुलेट करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी को, बदले में एंटीरियर पिट्यूटरी क्या प्रोड्यूस है? एसीटीएच। एसीटीएच किसको स्टिमुलेट करेगा? एड्रिनल कार्टेक्स। और एड्रिनल कार्टेक्स के आगे जैसे 2 कैटेगरीज भी जैसे हम कभी कभार ऐसे दे सकते हैं, एक होते ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, दूसरे होते मिनरलोकार्टिकॉइड्स। ग्लूकोकार्टिकॉइड्स जैसे कार्टिसोल है, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स बिकॉज इट इज इन्वॉल्व इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म से इसका रिलेशनशिप है कार्टिसोल का। पर मिनरलोकार्टिकॉइड जैसे अल्डोस्टेरोन है, अल्डोस्टेरोन सोडियम एंड क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन करता है, तो इस वजह से इसे मिनरलोकार्टिकॉइड कहते हैं। मिनरलोकार्टिक रिटेंशन ऑफ सोडियम आयंस एंड वाटर बाय किडनी एंड इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर, उसको मेंटेन करने में अल्डोस्टेरोन हार्मोन का किरदार होता है। जो कार्टिसोल या कार्टिकॉइड्स हैं वो प्रोटीन फैट्स इनकी भी ब्रेक डाउन करेंगे, ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे उनको, और इसी तरह से इम्यून सिस्टम को एक ही सप्रेस कर सकते हैं। जितने ज्यादा कार्टिकॉइड लोग इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, उसका एक डिसएडवांटेज कहें आप, उसका नुकसान कहें, वो ये होता है इम्यून सिस्टम जो हमारा नेचुरल डिफेंस सिस्टम है वो सप्रेस हो सकता है। कैसे? जिस तरह से जो नए यंग डॉक्टर आते हैं, यंग डॉक्टर जो अभी 5 ईयर्स पढ़ के वापस आते हैं ना, अगर वो थोड़ी सी क्लिनिक तो पेशेंट्स उनसे जल्दी ठीक नहीं होंगे, इतना उनका तजुर्बा नहीं होता है। वेरी सॉरी टू से, इतना ज्यादा तजुर्बा ना होने की वजह से अगर वो फौरन जैसे क्लिनिक्स वगैरह शुरू करते हैं तो हर मरीज होता है उसको थोड़ी सी कार्टिसोल देते हैं। कार्टिसोल एक ऐसा केमिकल है किसी भी तरह के बॉडी के अंदर जैसे पेन हो तो उनको ये खत्म कर सकता है। इवन जैसे एक जनरली जैसे टाइफाइड का फीवर है, एब्डोमिनल पेन होता है, कार्टिसोल लगा है, टाइफाइड का मरीज ठीक हो जाएगा एक दिन के लिए कि हाँ ये तो डॉक्टर बहुत ही अच्छा है। पर जो उसने डायग्नोस ही नहीं किया कि इसको जो है
टाइफाइड है, टाइफाइड इज बैक्टीरियल डिजीज, जब तक उसका इलाज नहीं होगा तो ये ठीक नहीं होगा। तो इसी तरह से लोग जो हैं, जो यंग नए नए डॉक्टर्स या काफी ऐसे लोग होते हैं जो हर बीमारी के साथ साथ कोई भी किसी तरह की बीमारी कार्टिसोल लेते हैं। वो बज़ाहिर तो ये महसूस होता है कि पर्सन ठीक हो गया, पर ठीक नहीं होता, ओरिजिनल काज ऑफ डिजीज देयर मौजूद रहता है। इसका नुकसान ये होता है इम्यून सिस्टम जो सप्रेस हो जाता है, इसका नुकसान है, बड़ा नुकसान है। तो एड्रिनल कार्टेक्स पे आते हैं। सबसे पहले एड्रिनल कार्टेक्स के हार्मोन जो है स्टीरॉयड इन नेचर है, जो अभी हमने पढ़ा है, इनके हार्मोन स्टीरॉयड इन नेचर होते हैं। रिलीज होने की मैकेनिज्म जैसे हमने पढ़ी थी, एसटीबी में जैसे एसटीसी एसीटीएच है, पर उससे पहले की मैकेनिज्म है ना, इस हाइपोथैलेमस से सीआरएच रिलीज हुआ, सीआरएच एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है और बदले में एंटीरियर पिट्यूटरी एसीटीएच को प्रोड्यूस करता है, और एसीटीएच ही जैसे आगे एड्रिनल कार्टेक्स को स्टिमुलेट करता है, प्रोड्यूसेस नंबर ऑफ हार्मोन, यानी कितने हार्मोन, जैसे हमारे बुक में जिक्र है 3 हार्मोन्स है, जिसमें एक कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन है। कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन कौन सा है? कार्टिसोल जो है कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन है। और इसका मेन फंक्शन क्या है? ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म मेन इनका किरदार होता है। पर ओवरऑल जैसे हम देखेंगे 3 हार्मोन्स हैं, कौन कौन से? कार्टिसोल, अल्डोस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन है। नंबर 1 हम आते हैं, जैसे कार्टिसोल पे आते हैं। कार्टिसोल ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। अभी हमने जैसे मिनरलोकार्टिकॉइड अल्डोस्टेरोन होता है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में जैसे कार्टिसोल इन्वॉल्व होता है। दे आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एंजाइटी, फीवर एंड डिजीज, प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एंजाइटी, फीवर एंड डिजीज। नेचुरली जैसे एक पेन किलर प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है, इस वजह से ऐसी सिचुएशन में प्रोड्यूस होते रहते हैं। पर एक और भी फंक्शन, जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ मसल प्रोटीन, उसको अमाइनो एसिड में करते हैं, देन ग्लूकोज में करते हैं कन्वर्ट। ठीक है, जैसे एक ग्लूकोज जैसे इंक्रीज होती है, ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज जब भी जरूरत। पर दूसरी लाइक पॉइंट ये है कि जब भी कार्टिसोल प्रोड्यूस होगा तो उसका ये भी एक रोल या फंक्शन है कि मसल प्रोटीन पहले अमीनो एसिड में कन्वर्ट होंगे और देन आगे ग्लूकोज में ये अमीनो एसिड कन्वर्ट हो जाएंगे। तो रिजल्ट क्या होगी कि दे इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल। इसी वजह से कार्टिसोल का एक जनरल रोल होता है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, दे आर इन्वॉल्व इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, बिकॉज प्रोटीन को भी ये अल्टीमेटली ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करते हैं, प्रोटीन को भी ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। इट आल्सो रिड्यूसेस द इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस एंड पेन, पेन को तो खत्म करते हैं, रिड्यूसेस द इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस, इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस नॉर्मल इम्यून सिस्टम का जैसे कंपोनेंट होता है। फर्स्ट ईयर को अगर आप याद दें, इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन में सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं, यू नो वेरी वेल, ब्लड वेसल्स लीकियर होती हैं और सो एंड सो एक सीरीज है। तो ये एक नॉर्मल एक मैकेनिज्म है, डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी की, इसको भी जैसे ये रिड्यूस करते हैं। ये नुकसान होता है इम्यून सिस्टम का, जैसे सप्रेस करना, इस कार्टिसोल का ज्यादा इस्तेमाल होगा, ज्यादा रिलीज होगा तो ये एक नुकसान हो सकता है। कैसे? हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में आते हैं, इसके जरिए सीखते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल ये कार्टिसोल हार्मोन है, कार्टिसोल के हार्मोन के कई फंक्शन है, जैसे एक ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है? मसल प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज सेंसिटिविटी टू पेन, जैसे अभी हमने नोट किया कि पेन को रिड्यूस करता है, तो यानी ये डिक्रीज द सेंसिटिविटी टू द पेन, न्यूरॉन ये मैसेज ही नहीं ले जाएगी ब्रेन तक कि पेन हो रहा है, सेंसिटिविटी। ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होता है। और इसी तरह से प्रोटियोलाइसिस, आप देखें थोड़े से टेक्निकल टर्म भी आप सीखेंगे। प्रोटियोलाइसिस, प्रोटियो रेफर्स टू प्रोटीन, लाइसिस की मीनिंग है ब्रेक डाउन। मसल का प्रोटीन ब्रेक डाउन होगा, किस में ब्रेक डाउन होगा? ग्लूकोसिस से बनेगी। पर ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन होगा। इसका नुकसान क्या होगा? एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन, यानी इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस को जो है ये रिड्यूस करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि इम्यून सिस्टम जो है वो सप्रेस हो जाएगा। इम्यून सिस्टम के जो नॉर्मल एक डिफेंस मैकेनिज्म होती है, देन उसके जो फंक्शन मुतासिर हो सकते हैं। ये इसका एक नुकसान या डिसएडवांटेज आगे जाके होगा। प्लस में आपको पता है कि हम डिसऑर्डर भी पढ़ते हैं, अगर हार्मोन कम मिकदार में रिलीज होता है तो भी डिसऑर्डर, अगर ज्यादा मिकदार में रिलीज होता है दोनों कंडीशन में डिसऑर्डर है। तो इसी तरह से कार्टिसोल की अंडर प्रोडक्शन और ओवर प्रोडक्शन होगी तो दोनों कंडीशन में डिसऑर्डर हो सकते हैं। कैसे? नंबर 1 जैसे ओवर प्रोडक्शन के हवाले से सीखते हैं कि ओवर प्रोडक्शन ऑफ कार्टिसोल होगी तो क्या होगा? ओवर प्रोडक्शन ऑफ कार्टिसोल होगी तो कुशिंग्स सिंड्रोम होगी। डिजीज का डिसऑर्डर का नेम है
कुशिंग्स सिंड्रोम, कुशिंग पर्सन का नेम है, कुशिंग्स सिंड्रोम। और जैसे आपको पता है कि डिजीज जो भी हम पढ़ते हैं उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम कौन सी होती है उनको भी नोट करना जरूरी होता है। जैसे ओवर प्रोडक्शन के लिए अल्टरनेटिव टर्म भी याद करना है, हाइपर सिक्रीशन, हाई सिक्रीशन, रिजल्ट क्या होगी, कार्टिसोल की अगर हाइपर सिक्रीशन होगी तो कुशिंग सिंड्रोम होगी। उसकी निशानियां क्या, एक होती है ओबेसिटी, ओबेसिटी की मीनिंग होते है मोटापा, वजन जैसे ज्यादा भी हो सकता है। मसल वेस्टिंग आगे चल के ये भी हो सकता है। मसल वेस्टिंग एक ऐसी कंडीशन होती है जो अक्सर में भी आपने देखा हो, में भी, कि जब कोई ऐसी डिजीज डिसऑर्डर होती है तो उनके मसल्स हैं वो बहुत ही जैसे तकरीबन उनका मास और उनकी एबिलिटी खत्म हो जाती है। मैं इलस्ट्रेशन पे हम आते हैं, दिस कंडीशन इज कॉल्ड मसल वेस्टिंग। व्हाई? बिकॉज ये मसल प्रोटीन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर तो ये वेस्टिंग हो जाएगी। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन की मीनिंग होता है हाई ब्लड प्रेशर। और आगे इसी तरह से बहुत ही ज्यादा अगर ग्लूकोज की कन्वर्जन हो रही है, प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, तो अल्टीमेटली उस पर्सन को डायबिटीज होने के चांसेस भी होते हैं। तो ये सारी जो निशानियां होती हैं कुशिंग सिंड्रोम में होती हैं, ओबेसिटी, मसल वेस्टिंग, हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज। कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम याद करना जरूरी होता है हर एक डिजीज के हवाले से। मसल वेस्टिंग को हम देखेंगे कि मसल वेस्टिंग किस तरह से होती है। मसल वेस्टिंग इस तरह से होती है जैसे ये नॉर्मल मसल्स है, नॉर्मल बाइसेप या ट्राइसेप जो मसल्स है, जब मसल वेस्टिंग होगी तो आप देखेंगे ये मसल्स जो है इनका लाइक मसल मॉस जो है ये भी कम हो जाएगा। इसी तरह से जो इनके फंक्शन होंगे वो भी लाइक इतने वेल डेवलप्ड नहीं होंगे। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं मसल वेस्टिंग। ये हेल्दी मसल्स है, नॉर्मल मसल है, और जाहिर है इन मसल प्रोटीन की कन्वर्जन हो रही थी किसमें, ग्लूकोज में, तो ये इस कंडीशन को हम कहते हैं मसल वेस्टिंग कहेंगे। दिस इज कॉल्ड मसल वेस्टिंग। इसी तरह से एक अंडर प्रोडक्शन है, उसकी वजह से भी अंडर प्रोडक्शन ऑफ कार्टिसोल वो भी एक डिसऑर्डर है। ओवर प्रोडक्शन भी डिसऑर्डर, अंडर प्रोडक्शन भी डिसऑर्डर है। तो डेफिशिएंट प्रोडक्शन और अंडर प्रोडक्शन या हाइपोसिक्रीशन कहते हैं। और क्यों हाइपोसिक्रीशन हो रही है? बिकॉज एड्रीनल ग्लैंड है उसके लाइक एक सेक्शन के अंदर जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हुआ है जिसका नेम है एडिसन्स डिजीज। जैसे थोड़ी देर पहले हमने डायबिटीज टाइप 1 ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इसी तरह से हमारा अपना ही इम्यून सेल्स, इम्यून सिस्टम के सेल्स अगर एड्रीनल कार्टेक्स सेक्शन को डिस्ट्रॉय करेंगे तो डिजीज हो जाएगी। उस डिजीज का नेम होगा एडिसन्स डिजीज। अब जाहिर है कार्टिसोल की प्रोडक्शन जो है सफिशिएंट नहीं है, इनसफिशिएंट है, डेफिशिएंट है, लो प्रोडक्शन है, हाइपोसिक्रीशन है। तो ऐसी सिचुएशन में कौन सी निशानियां जाहिर होंगी? वीकनेस, ओवरऑल वीकनेस, वेट लॉस होगा, लो ब्लड प्रेशर होगा, लो ब्लड प्रेशर, लो ब्लड शुगर लेवल, ये ऐसी कंडीशन हो सकती है। दोनों डिजीज को हम जरा कंपेयर करेंगे, तकरीबन एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है। जैसे अगर हाइपर सिक्रीशन में देखें, कुशिंग सिंड्रोम में देखें, ओबेसिटी होती है और यहाँ पे वेट लॉस होता है। मसल वेस्टिंग है, ये जनरल वीकनेस है। डायबिटीज होती है, लो ब्लड शुगर लेवल है। हाइपरटेंशन है, रिड्यूस और लो ब्लड प्रेशर होता है। तो इस तरह से कुशिंग सिंड्रोम और एडिसन्स डिजीज को थोड़ा एनालिटिकली भी आप याद करेंगे। कुशिंग सिंड्रोम उसमें कौन सी निशानी होती है और एडिसन्स डिजीज होगी तो उसमें कौन सी सिम्टम या अपीयर होती है। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं अल्डोस्टेरोन हार्मोन पे आते हैं। पर अल्डोस्टेरोन हार्मोन से पहले हम थोड़ी सी एक इलस्ट्रेशन इस हवाले से बनाते हैं कि अल्डोस्टेरोन हार्मोन किस तरह से काम करता है। जब भी बॉडी के अंदर सोडियम लेवल जैसे लो हो जाए या जिस तरह से ब्लड प्रेशर जो है लो हो जाए, ब्लड वॉल्यूम जो है वो लो हो जाए, तो यकीनन इन सारी सिचुएशंस का किसको पता चलना चाहिए? हाइपोथैलेमस को पता चलना चाहिए कि ये ऐसी चेंजेस हो चुकी है। तो ऐसी सिचुएशन में हाइपोथैलेमस क्या प्रोड्यूस करेगा? हाइपोथैलेमस सीआरएच प्रोड्यूस करेगा। और देन जो है एक पूरी मैकेनिज्म है पर रेगुलेटेड सब चीजों को हाइपोथैलेमस करता है। पर हम आगे थोड़ा सा एक सिस्टम है जिसका नेम है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, उसको डिस्कस करना चाह रहे हैं। ये तो उसके जरिए जो है रेगुलेट होगा। कैसे रेगुलेट होगा? सबसे पहले एक प्रोटीन है जिसका नेम है एंजियोटेंसिन या टेंसिनोजिन।
एंजियोटेंसिनोजिन, एंजियोटेंसिनोजिन है ना, बुक के अंदर कुछ सीरीज जो है उसमें ठीक नहीं लिखी हुई है। एंजियोटेंसिनोजिन कौन प्रोड्यूस करेगा? दिस प्रोटीन इज प्रोड्यूस्ड बाय लिवर। जब भी ऐसी सिचुएशन होगी तो एंजियोटेंसिनोजिन एक प्रोटीन है जो इसको लिवर प्रोड्यूस करेगा। देन एंजियोटेंसिनोजिन इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 1। एंजियोटेंसिन 1 बुक के अंदर जैसे थोड़ी सीरीज है उसमें आप देखेंगे ठीक नहीं दी गई है। इट इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 1 बाय रेनिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम, स्टूडेंट्स आर अवेयर, रेनिन एंजाइम है, रेनिन एंजाइम है। और जो एंजाइम जो है किडनी प्रोड्यूस करेगी, रेनिन एंजाइम को किडनी प्रोड्यूस करती है। दिस रेनिन एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड बाय किडनी। इस एंजाइम को किडनी प्रोड्यूस करती है। दिस एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड बाय किडनी। किडनी रेनिन एंजाइम प्रोड्यूस करेगी और रेनिन एंजाइम की वजह से एंजियोटेंसिनोजिन जो होता है इट इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 1। एंजियोटेंसिन 1, तो एंजियोटेंसिनोजिन को किसने प्रोड्यूस किया था? लिवर ने। और ये किस में कन्वर्ट हुआ? एंजियोटेंसिन 1 के अंदर। किसकी एक्शन के जरिए? रेनिन एंजाइम। जैसे ये थोड़ी सी बायोलॉजी के अंदर कुछ ऐसी स्पेलिंग होती है जो कंफ्यूजिंग स्पेलिंग होती है, जैसे इलियम के हवाले से आपने क्वेश्चन भी किया होगा। एक एंजाइम ऐसा भी RENNIN वाला भी है, ठीक है, RENNIN जो एंजाइम है, बिल्कुल गलत डेफिनेशन नहीं है, पर वो एंजाइम और RENIN वाला एंजाइम इस दोनों में फर्क है, ठीक है। वो केसिन, जिनको केसिन में यानी प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से उसका रिलेशन है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला है, काइमोस से कहते हैं। तो किडनी जो एंजाइम प्रोड्यूस करती है वो RENIN वाला एंजाइम है, RENIN वाला एंजाइम है। रेनिन एंजाइम एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। देन एंजियोटेंसिन 1 इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2, एंजियोटेंसिन 2। अब इस एंजियोटेंसिन 2 के जो फंक्शन होते हैं ना, वही फंक्शन जो होते हैं आगे जिस तरह से पूरी मैकेनिज्म को रेगुलेट कर रहे हैं। एंजियोटेंसिन 2 को एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिनोजिन, तो आप देखें इनकी सीरीज देखें। एंजियोटेंसिनोजिन, एंजियोटेंसिनोजिन से एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2। ये जो एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2, ये लंग्स के अंदर एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है जिसका नेम है ACE एंजाइम। बुक में नहीं है, ACE एंजाइम है, ACE एंजाइम है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। लंग्स के जरिए जैसे एंजियोटेंसिन 1 इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 2। जैसे एंजियोटेंसिन 2 होगा तो अब उसके इफेक्ट किस किस पे होते हैं? एंजियोटेंसिन 2 के इफेक्ट्स 3 तरह के इफेक्ट्स होते हैं। एक हाइपोथैलेमस जो बुक में नहीं है, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेंगे, जैसे थ्रस्ट सेंटर होते हैं, कहेंगे कि आप जो है पानी पिए, ज्यादा पानी पिए। हाइपोथैलेमस एक नीड और अर्ज की सिचुएशन पैदा करेगा और हाइपोथैलेमस ADH हार्मोन रिलीज करना शुरू कर देगा। दूसरा इनका जो टारगेट होता है वो होती है ब्लड वेसल्स। इस एंजियोटेंसिन 2 की ब्लड वेसल्स होती हैं और ब्लड वेसल्स को ये नैरो करेगा या कंस्ट्रिक्ट करेगा, जिसे कहते हैं वेसो कंस्ट्रिक्शन। वेसो कंस्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल्स नैरो होती हैं। जाहिर है जब ब्लड वेसल्स नैरो होगी तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा या रेज होगा। तीसरा जो इनका टारगेट होता है वो होता है टारगेट एड्रीनल कार्टेक्स। तीसरा जो इनका टारगेट होगा वो होगा एड्रीनल कार्टेक्स होगा और एड्रीनल कार्टेक्स को ये स्टिमुलेट करेंगे कि आप जो है अल्डोस्टेरोन बनाएं। और जैसे ही अल्डोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होगा तो यू नो वेरी वेल सोडियम एंड क्लोराइड आयन की रीअब्जॉर्प्शन होगी, जिसके बदले में और भी जैसे वाटर की भी रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। तो जैसे आप देखिए स्टिमुलस क्या था, इस पूरी मैकेनिज्म का स्टिमुलस क्या था? इस मैकेनिज्म का था सोडियम लेवल लो। अब सोडियम लेवल इंक्रीज कैसे होगी? इंक्रीज होगी अल्डोस्टेरोन की वजह से। ब्लड प्रेशर लो, अब ब्लड प्रेशर रेज कैसे होगा? ब्लड
प्रेशर अब रेज होगा कंस्ट्रिक्शन के जरिए। ब्लड वॉल्यूम कैसे इंक्रीज होगा? जाहिर है रिटेन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयन हुई है, मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हुई है, प्लस में थ्रस्ट लगेगी इंसान को, देह से पानी भी पिएगा, एडीएच रिलीज होगा तो किडनी पे और मोर ज्यादा रिटेंशन ऑफ वाटर होगी, तो ओवरऑल जो ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज जाता है। और इस सिस्टम को कलेक्टिवली कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, कभी कभार किन बुक्स के अंदर जैसे RAAS भी लिखा होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम, बिकॉज अल्डोस्टेरोन हार्मोन का भी वेरी इंपॉर्टेंट रोल है। सोडियम एंड क्लोराइड आयन की रीअब्जॉर्प्शन हुई है, रिटेंशन ऑफ वाटर हुई है, तो उसका भी वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है। RAS भी कहते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम भी कहते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम भी कहते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म है इस पूरे सिस्टम या मैकेनिज्म। तो वेरी इंपॉर्टेंटली ये इसमें क्वेश्चन आते हैं बॉक्स के अंदर, और बॉक्स के अंदर थोड़ी सी करेक्शन की भी जरूरत है, आप करेंगे। सही पैटर्न इनका ये होता है कि लाइक अगर सोडियम लेवल लो है, ब्लड प्रेशर अगर लो है या लो है, तो ऐसी सिचुएशन में लिवर में एंजियोटेंसिन प्रोड्यूस होगा। यही एंजियोटेंसिन इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 1 बाय द एक्शन ऑफ रेनिन एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय किडनी। एंजियोटेंसिन 1 इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 2 बाय द एक्शन ऑफ ACE enzyme, ACE angiotensin converting enzyme produced by lungs। एंजियोटेंसिन 2 होगा तो उसके आगे 3 हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगा, थ्रस्ट सेंटर को, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगा कि ADH रिलीज कराएगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर आगे बढ़ेगा। एड्रेनर्जिक को स्टिमुलेट करेंगे कि अल्डोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस, और अल्डोस्टेरोन हार्मोन जैसे प्रोड्यूस होगा तो सोडियम क्लोराइड के आयंस की रीअब्जॉर्प्शन होगी और वाटर की भी रिटेंशन होगी। इस तरह से ओवरऑल ये जो सिचुएशन है ये इसका जो बैलेंस हो जाता है, इसे कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम भी कहते हैं, RAS भी कहते हैं। ठीक है, होपफुली आपने इसको सीख लिया। बुक के अंदर भी ऐसी पॉइंट्स एक बार और थोड़ा सा दोबारा इसको देखते हैं। अल्डोस्टेरोन हार्मोन जिसका मेन काम है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयंस, कहां पे? किडनी के अंदर होता है, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। कैसे होता है वो हमारे यहाँ मैकेनिज्म जैसे नहीं लिखी हुई है, आप सिंपली ये कहेंगे जैसे अभी आपने नोट किया कि जैसे सोडियम आयंस की रीअब्जॉर्प्शन होगी तो रिटेंशन होगी, तो वाटर भी कंजर्व होगा, वाटर कंजर्व होगा तो रिजल्ट में ये भी होगा ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम जो है वो उसमें भी रेज या इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, आप ये इस तरह से नोट करेंगे। पूरा सिस्टम है, जैसे लिवर में जैसे एंजियोटेंसिन और जिन प्रोड्यूस हुआ, किडनी में रेनिन एंजाइम प्रोड्यूस किया, जिस क्या किया एंजियोटेंसिन जिनको एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट किया, देन एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 2 बाय एक्शन ऑफ ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE की, देन उसके आगे 3 फंक्शंस कौन से? एक वेसो कंस्ट्रिक्शन है, ब्लड वेसल्स को नैरो करेंगे, और एड्रिनल कार्टेक्स को स्टिमुलेट करेंगे ताकि अल्डोस्टेरोन बनाए और वाटर और सोडियम आयन की रिटेंशन कराएं, और हाइपोथैलेमस के अंदर ADH का रिलीज करना या ड्रिंकिंग को स्टिमुलेट करना, जैसे वाटर ड्रिंक करेंगे तो ओवरऑल सिचुएशन जो है बैलेंस वाली हो जाती है। इसे हम कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। और इस सबको एक सिंगल पेज पे हम पढ़ सकते हैं, सिंगल पेज पे, जैसे सिंगल पेज है STB बुक के अंदर भी ये मौजूद है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर एंड फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, जैसे रीनल ब्लड फ्लो अगर वहां पे रिड्यूस है तो एक तरह से जैसे स्टिमुलस है, पता चल जाता है। तो देन एंजियोटेंसिन जो कौन प्रोड्यूस करेगा? लिवर। किस में कन्वर्ट होगा? एंजियोटेंसिन 1। कौन करेगा? रेनिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम को कौन प्रोड्यूस कर रहा है? किडनी। फिर एंजियोटेंसिन 1 इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 को कौन कन्वर्ट करता है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कौन प्रोड्यूस करता है? लंग्स करता है। देन एंजियोटेंसिन 2 जैसे होगा तो उसके इफेक्ट्स होंगे, ADH रिलीज होगा तो वाटर रीअब्जॉर्प्शन होगी, यानी वाटर की जैसे ज्यादा इनपुट की वजह से ब्लड वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज होगा, अल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस होगा तो यानी यकीनन सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होगी, अल्टीमेटली वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी, वेसो कंस्ट्रिक्शन होगी यानी इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर हो जाएगा। तो इस तरह से एक सिचुएशन जो थी जैसे में लो ब्लड प्रेशर वगैरह, तो उसको किसने रेगुलेट किया? रेनिन एंजियोटेंसिन में, जैसे रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम भी कहते हैं। तो
एक डिहाइड्रेशन की कंडीशन थी, लो सोडियम लेवल थी, अब क्या होगा? तो ऐसी सिचुएशन में जो इंक्रीज होना चाहिए या डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम था या डिक्रीज जैसे डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर था, वो सब अब सेट हो जाएगा। कैसे सेट होगा? अकॉर्डिंगली आईएएस के जरिए सब चीजें बैलेंस हो जाती हैं। तो ये एक पूरी स्टोरी है, सीरीज में है, आप इनको याद करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इतना एसटीबी में नहीं है, बस आखिरी एक हार्मोन पे आते हैं, एंड्रोजन हार्मोन्स। एंड्रोजन्स जैसे एंड्रो लफ्ज की मीनिंग होती है मेल होती है, वेयर देयर इज एंड्रो इन बायोलॉजिकल साइंस यू मीन मेल। एंड्रोजन्स ये भी स्टीरॉइड है, एंड्रोजन्स आर आल्सो स्टीरॉइड इन नेचर, स्टीरॉइड केमिकल नेचर इनकी स्टीरॉइड है। एड्रेनल कार्टेक्स में ही प्रोड्यूस होता है, कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन है, एंड्रोजन कहते हैं। एंड्रो लफ्ज की मीनिंग क्या होती है? मेल। लाइक द मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन है, उससे जैसा एक्शन है, पर इट इज सीक्रेटेड इन बोथ सेक्स, इट इज सीक्रेटेड इन बोथ सेक्स। बुक में नहीं है, तो जो बिगिनिंग होती है इसकी सीक्रेशन की 6 to 7 years ऑफ एज इन गर्ल्स एंड 7 to 8 years इन द एज ऑफ बॉयज, वहां से आहिस्ता आहिस्ता इनकी सीक्रेशन का अमल जो है थोड़ा थोड़ा सा ज्यादा होने लगता है। फिर जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का रोल क्या होता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक इन मेल्स, जिसके अंदर जैसे मसल्स का डेवलप होना, वॉइस में फर्क करना, बॉडी पे सर्टेन पार्ट्स पे जैसे हेयर्स अपीयर होना, बियर्ड मोस्टेचेस वगैरह, इन्हें हमें कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। तो उनको ये एंड्रोजन से रेगुलेट करते हैं। पर एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ये होता है कि एक फीमेल के अंदर अगर ज्यादा हो जाए तो फिर मेस्क्यूलिनाइजेशन होती है। सो एंड्रोजन्स का डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी मेल कैरेक्टरिस्टिक कौन से हैं? फेशियल हेयर्स, फेशियल हेयर्स, डीपनिंग ऑफ द वॉइस, इंक्रीज इन द मसल बल्क, चाहे मेल या फीमेल, उनके अंदर जैसे ये ऐसी चीजें होती हैं। ओवर प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन किसमें? लेडीज के अंदर या फीमेल्स के अंदर अगर ज्यादा होगी तो उस कंडीशन को कहते हैं मेस्क्यूलिनाइजेशन। मस्क्यूलिनाइजेशन नहीं है, मेस्क्यूलिनाइजेशन। जैसे जेंडर्स होती है ना, कि मेस्क्यूलर जेंडर होती है, दूसरी फेमिनिन जेंडर होती है, हम जैसे पढ़ते हैं। मेस्क्यूलिन रेफर्स टू मेल, यानी लेडीज में थोड़ी सी मेल जैसी फीचर्स हैं। क्या? उनका जिस्म थोड़ा सा भारी भरकम हो जाता है, आवाज मर्दू जैसी हो जाती है, आवाज बिल्कुल ऐसे एकदम चेंज हो जाती है। और जिस तरह से फेशियल हेयर्स जरा ज्यादा आ गए, जैसे हम कहीं बियर्ड तो नहीं होगी, जैसे बुक में बियर्ड मोस्टेच लिखा हुआ है, इस जैसी नहीं, जरा थोड़े हेयर्स ज्यादा होते हैं। उसका रीजन ये होता है कि ये ओवर प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन। लिमिटेड कंसंट्रेशन तो ठीक है, पर उससे भी अगर ज्यादा ओवर प्रोडक्शन हुई है तो ये ऐसी कंडीशन अपीयर होती है। मे भी आपने सोसाइटी में हमारी कई ऐसे वुमेन देखी हुई, अचानक सडन जो ऐसी चेंज आती है, एंड्रोजन की अगर कंसंट्रेशन ज्यादा रिलीज हो तो फिर ये ऐसी कंडीशन अपीयर्स होंगी, जिससे हम कहते हैं मेस्क्यूलिनाइजेशन। कल से हम आगे बढ़ेंगे।